हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 15 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंड ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है इसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी प्रोवाइड कराते हैं। ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। हमारे पीडीएफ और संबंधित यदि आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप इन 1930? 1930 में किस देश ने पहले फीफा विश्व कप की मेजबानी की थी? ऑप्शंस आपके सामने है। ब्राज़ील, दूसरा है क्रोएशिया, उरुग्वे या फिर अर्जेंटीना। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दे दीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। The sixth edition of Indo-Kazakhstan Joint Training Exercise Kajind 2022 is scheduled to be conducted in which state? भारत कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद 22 का छठा संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, मेघालय। आपको जानना चाहिए काजिंद 22 जो कि ये इंडिया और कजाकिस्तान के बीच एक जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। इसका सिक्स्थ एडिशन उमरोई मेघालय में 15 से 28 दिसंबर 2022 के बीच होने वाला है। आपको जानना चाहिए साल 2016 में ये जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज इंस्टीट्यूट की गई थी, स्थापित की गई थी। तब इसका नाम था एक्सरसाइज प्रबल तोस्तिक। साल 2018 में इसका नाम कर दिया गया एक्सरसाइज काजिंद। आपको जानना चाहिए कि भारत की ओर से 11 गोरखा राइफल्स के जो जवान हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। हमने हाल ही में कुछ और एक्सरसाइज देखी हैं, जल्दी से उनको रिवाइज कर लेते हैं। इंडियन आर्मी के सुदर्शन चक्र कॉर्प्स ने एक्सरसाइज सुदर्शन प्रहार, ये राजस्थान के डेजर्ट्स में इसको कैरी आउट किया है। हमने ये जाना कि जॉइंट एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर ये भी की गई है सिंगापुर आर्म्ड फोर्सेस के साथ देवलाली महाराष्ट्र में। साथ ही हमने ये भी जाना कि इंडो यूएस जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2022 ये भी उत्तराखंड में हुई है। इंडियन नेवी ने मालाबार नवल एक्सरसाइज जो कि जापान में हुई, यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। थर्ड एडिशन ऑफ लार्जेस्ट नेशन वाइड कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी विजिल 22 ये भी हाल ही में कमेंस्ड हुई। साथ ही हमने ये भी देखा कि इंडियन नेवी और ओमान की नेवी ने 13th एडिशन ऑफ बायलेटरल एक्सरसाइज नशीम अल बहर इसका भी आयोजन किया गया है ओमान में। इंडिया और मलेशिया के बीच जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है हरिमाऊ शक्ति 2022 ये भी हाल ही में मलेशिया में संपन्न हुई है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑस्ट्रा हिंद 2022 ये राजस्थान में हुई। इंडियन आर्मी स्पेशल फोर्सेस इन्होंने एक जॉइंट एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति ये की है इंडोनेशियन स्पेशल फोर्सेस के साथ, किस जगह पर? इंडोनेशिया में। साथ ही जॉइंट HADR एक्सरसाइज समन्वय 2022 ये एयरफोर्स स्टेशन आगरा में संपन्न हुई। ये सभी हमने MCQ फॉर्मेट में भी देखे हुए हैं, ये आपके रिवीजन पर्पस के लिए बताए गए हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हु विल बी द न्यू चीफ साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए मुख्य वैज्ञानिक कौन होंगे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, जेरेमी फरार। तो ब्रिटिश मेडिकल रिसर्चर हैं जेरेमी फरार, ये न्यू चीफ साइंटिस्ट होंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में। आपको जानना चाहिए फिलहाल ये वेलकम ट्रस्ट के डायरेक्टर हैं और 2023 के सेकेंड क्वार्टर में WHO को ज्वाइन करेंगे और इस पोस्ट पर सौम्य स्वामीनाथन को रिप्लेस करेंगे। WHO के बारे में आप जानते हैं 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके 6 रीजनल ऑफिसेज हैं और 150 फील्ड ऑफिसेस हैं वर्ल्ड वाइड।
Which country's Iga Swiatek was chosen for the Player of the Year award by the Women's Tennis Association? महिला टेनिस संघ द्वारा किस देश की ईगा स्वियाटेक को प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन ए पोलैंड है। तो आपको जानना चाहिए पोलैंड की हैं टेनिस स्टार ईगा स्वियाटेक, इन्हें प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड चुना गया है विमेंस टेनिस एसोसिएशन WTA के द्वारा। और WTA कोच ऑफ द ईयर चुनी गई हैं डेविड विट। साथ ही बारबोरा क्रिसिकोवा ये और कैटरीना सिनियाकोवा, इनको डबल्स टीम ऑफ द ईयर नामित किया गया है। आपको जानना चाहिए जैंग क्विनवन, इनको WTA न्यू कमर ऑफ द ईयर नामित किया गया। Who won 2022 BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स इन मेंस कैटेगरी? पुरुषों की श्रेणी में 2022 BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स किसने जीता है? सही आंसर ऑप्शन सी है विक्टर एक्सेलसेन। तो देखिए मेंस बैडमिंटन वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर हैं डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन। कई बार इनकी कंट्री पूछी जाती है कि ये किस देश के हैं। तो इन्होंने 2022 का अपना 8th टाइटल जीता है और बैंकॉक में आयोजित वर्ल्ड टूर फाइनल्स इन्होंने जीता है इंडोनेशिया के एंथोनी गिंटिंग को हराकर। आपको जानना चाहिए अगर हम विमेंस सिंगल्स की बात करें उसमें जापान की अकाने यामागुची इन्होंने ये टाइटल जीता है और ताइवान की ताई सू यिंग को हराया इन्होंने। मेंस डबल की बात करें तो लियू यूसेन और ओ ज्वानवी चाइना इन्होंने जीता। विमेंस डबल्स भी चाइना के नाम गया जेंग जुंगजेंग और सिया यीफान। मिक्स डबल्स भी चाइना के नाम गया है जेंग सुई और जुआंग याक्यून। अच्छा और अवार्ड्स देख लेते हैं हम, ये भी बैडमिंटन से ही संबंधित है। देखिए यंग इंडियन शटलर हैं मनीषा रामदास, इनको बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। जापान की दैकी काजिवारा, इनको मेल्स कैटेगरी में अवार्ड दिया गया। HS प्रणोय भारत के हैं, इन्हें बेस्ट ड्रेस्ड मेल ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। वहीं सेम अवार्ड फीमेल कैटेगरी में थाईलैंड की बुशानन ओंगबा मुरुंगफान इनको दिया गया है। साथ ही विक्टर एक्सेलसेन को BWF मेल प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया और BWF फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया है जापान की अकाने यामागुची को। फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान आर्डियनू, इनको BWF मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर्स ऑफ द ईयर नामित किया गया। वहीं जापान के कोडाई नाराओकुआ, इनको एडी शूंग मोस्ट प्रॉमिसिंग प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया है। विच कंपनी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल कार? किस कंपनी ने भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल कार लॉन्च की है? सही आंसर ऑप्शन डी मारुति सुजुकी है। तो आपको जानना चाहिए मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अपने आप की एक पहली प्रकार की मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप कार जिसका नाम वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल है, इसको न्यू दिल्ली में नितिन गडकरी की मौजूदगी में लॉन्च की है। आपको बता दें एक प्रोटोटाइप है अभी, और ये जो कार है ये पेट्रोल के साथ यदि 20% एथेनॉल ब्लेंड है यानी कि E20 और या फिर 85% ब्लेंड है यानी कि E85, इन दोनों फ्यूल तक ये रन कर सकती है वाली गाड़ी। लिखा है ना, इट हैज़ बीन डिज़ाइन टू रन ऑन एनी एथेनॉल पेट्रोल ब्लेंड बिटवीन 20% एंड 85% फ्यूल। आपको बता दें इसको लोकली बनाया गया है मारुति सुजुकी के इंजीनियर्स द्वारा और सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन जापान से इसमें सपोर्ट लिया गया है। विच कंट्रीज ओनली कॉस्मोनॉट मिरोस्लाव हेरमासजोस्की डाइट एट 81? किस देश के एकमात्र कॉस्मोनॉट मिरोस्लाव हेरमासजोस्की का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया? सही आंसर ऑप्शन ए पोलैंड है। तो देखिए पोलैंड के इकलौते कॉस्मोनॉट मिरोस्लाव हेरमासजोस्की जिन्होंने अर्थ को सर्कल किया था सोवियत स्पेसक्राफ्ट के द्वारा 1978 में, इनका हाल ही में निधन हो गया है 81 वर्ष की उम्र में। आपको बता दें जून जुलाई 1978 में 9 दिन तक लगातार इन्होंने और इनके जो सोवियत कॉस्मोनॉट पार्टनर रहे प्योतर क्लिमो, इन्होंने अर्थ को सर्कल किया और उसके राउंडिंग की उसकी और सोयूज 30 स्पेसशिप में की। तो ये आपको जानना चाहिए।
DICGC has settled deposit insurance claims of 3,06,146 eligible depositors of 35 banks amounting to rupees 4,055.10 करोड़। DICGC ने 35 बैंकों के 3,06,146 पात्र जमाकर्ताओं के जमा बीमा दावों का निपटान 4,055.10 करोड़ रुपए किया है। तो देखिए, आपको जानना चाहिए, यहाँ पर एक डेटा आया निकल के, इसमें बताया है कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन यानी कि DICGC, आप सभी ने इसका नाम सुना होगा, इसने 35 बैंक्स के जो 3,06,146 एलिजिबल डिपॉजिटर्स रहे उनको ऑल इंक्लूसिव डायरेक्शंस AID के तहत 4,055.10 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। उनके जो इंश्योरेंस क्लेम है ये किए हैं इतने करोड़ रुपए के। आपको बता दें, सेक्शन 18A ऑफ द DICGC एक्ट 1961, तो इसके तहत जो डिपॉजिटर्स हैं उनको पैसे दिए गए हैं और ये अमाउंट जब DICGC ने दी है डिपॉजिटर्स को, उसके बाद से 12 बैंक अब तक लिक्विडेशन के लिए जो है जा चुके हैं। DICGC एक्ट 1961 इसको अमेंड किया गया था DICGC अमेंडमेंट एक्ट 2021 के द्वारा, और इसमें आप सभी जानते हैं यदि कोई बैंक डूबता है या फिर बैंक में किसी तरह का क्राइसिस आता है तो वहाँ पर 5 लाख रुपए तक का जो डिपॉजिटर्स का जो सम है वो इंश्योर रहता है DICGC के द्वारा, और विद इन 19 डेज ये पेमेंट DICGC को करनी होती है अंडर ऑल इंक्लूसिव डायरेक्शंस बाय RBI। विच एयरलाइन हैज़ बीन अवॉर्डेड द सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड? किस एयरलाइन को सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी, स्पाइस जेट है। तो जानिएगा, स्पाइस जेट, इसको सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है GMR दिल्ली एयरपोर्ट अवार्ड्स फंक्शन में, और ये टॉप परफॉर्मर रहा है अमंग द सेल्फ हैंडलिंग एयरलाइंस, और इसने जो ग्राउंड सेफ्टी वायलेशंस हैं उनमें काफ़ी जो है उनको कम किया है। What is India's rank in Passport Index 2022 published by Art and Capital? आर्ट एंड कैपिटल द्वारा प्रकाशित पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी 68 है। देखिए, इसमें आप देख सकते हैं मैंने इन्हीं की साइट से स्क्रीनशॉट लिया है, ऊपर 68 लिखा हुआ है पासपोर्ट पावर रैंक, और नीचे सभी कंट्रीज़ हैं, और ये जो 72 लिखा है इनका मोबिलिटी स्कोर होता है। ठीक है, अच्छा, अगर आप देखेंगे ज़्यादा जो जितने भी न्यूज़ पेपर हैं सब ने रैंक कुछ और बताई हुई है, 68 किसी ने लिखी हुई नहीं है। तो मैंने तो इनकी साइट पर जाके देखी है, 68 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा आप पेपर में क्या लिखना चाहते हैं, क्योंकि 68 ही इसकी करेक्ट है। आप खुद से आर्ट एंड कैपिटल की साइट पर जाइएगा, वहाँ पर रैंकिंग देखिएगा, क्योंकि अगर ये आपके एग्ज़ाम में आ गया और जो चेक करने वाले हैं आंसर, उन्होंने भी क्या पता न्यूज़पेपर से ही देखा हो, तो वो कुछ और रैंक बताएंगे इसकी। ठीक है, लेकिन जो करेक्ट रैंक है 68 है। इनकी साइट पर जाके आप खुद भी कंफर्म कर सकते हैं। देखिए, अच्छा, जो ये है जो मिंट है इसने 67 रैंक दी हुई है ना, 68 किसने नहीं दी है, जबकि यही ओरिजिनल रैंक है। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट लिस्ट में भारत की रैंक 68 है, वहीं UAE पहले नंबर पर है। ठीक है, 2022 की ये लिस्ट है। तो पासपोर्ट इंडेक्स 2022 इसको पब्लिश किया गया आर्ट एंड कैपिटल के द्वारा। इसमें वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट पासपोर्ट के हिसाब से कंट्रीज़ को रैंक किया गया है। ये बताती है कि कितनी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनमें आप वीज़ा एक्वायर किए बिना भी एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर UAE पासपोर्ट जो है इसका मोबिलिटी स्कोर यहाँ पर दिखाते हैं 180 है। जो UAE है इसका मोबिलिटी स्कोर 180 सबसे ज़्यादा है। तो 122 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री जा सकते हैं, 58 में वीज़ा ऑन अराइवल, और वीज़ा रिक्वायर्ड रहेगा 18 कंट्रीज़ में। दूसरे नंबर पर ये सभी कंट्रीज़ हैं जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड, स्पेन, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड एंड साउथ कोरिया। भारत की हम बात करें तो भारत की रैंक 68 है, और 24 नेशंस में हम वीज़ा फ्री जा सकते हैं। वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा 48 में है, और 126 कंट्रीज़ में वीज़ा की ज़रूरत है। भारत के साथ साथ सेम रैंकिंग 68 गैम्बिया, घाना, किर्गिस्तान, साउथोम और प्रिंसिपे, उज्बेकिस्तान, तंजानिया, इन सभी की है। इन सभी का मोबिलिटी स्कोर 72 है। आपको बता दें इसमें अफ़गानिस्तान सबसे लास्टवी रैंक पर है, 96 पर। वीज़ा फ्री केवल 5 कंट्री हैं,
और फिर इससे ऊपर अगर हम बात करें, सीरिया है 95 पर, इराक है 94 पर, सोमालिया और पाकिस्तान 93 पर है, और चाइना 57 पर है, नेपाल श्रीलंका 85 पर है, भूटान 74 पर है और बांग्लादेश 91 पर है। Who has been named interim CEO of Penguin Random House? पेंगुइन रैंडम हाउस का अंतरिम सीईओ किसे नामित किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है, निहार मालवीय। तो देखिए, निहार मालवीय जो कि इंडियन ओरिजिन पब्लिशिंग एग्जीक्यूटिव हैं, इनको न्यूयॉर्क बेस्ड इंटरनेशनल पब्लिशिंग ग्रुप पेंगुइन रैंडम हाउस का इंटरिम सीईओ नियुक्त किया गया है, क्योंकि इनसे पहले जो सीईओ थे मार्कस डोले, तो इन्होंने स्टेप डाउन करने का डिसीजन लिया है, यानी कि इस पोजीशन से ये हट रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। Which bank has acquired a 7.75% stake in fintech startup Mintok for रुपीज़ 31 करोड़? किस बैंक ने फिनटेक स्टार्टअप मिनटॉक में 31 करोड़ रुपए में 7.75% हिस्सेदारी हासिल की? सही आंसर ऑप्शन सी, HDFC बैंक है। तो देखिए, इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक HDFC बैंक, इसने 7.75% स्टेक एक्वायर किए हैं फिनटेक स्टार्टअप मिनटॉक में। कितने रुपए में? 31 करोड़ रुपए में। आपको बता दें, मिंटो क्या है? एक फिनटेक स्टार्टअप है दैट ऑफर्स अ पेमेंट्स लेड प्लेटफॉर्म विद मैनी वैल्यू एडेड सर्विसेज सो दैट मर्चेंट्स कैन कनेक्ट विद देयर कस्टमर्स। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए, इस साल अक्टूबर में HDFC बैंक ने एक स्मार्ट हब व्यापार मर्चेंट ऐप लॉन्च की थी, जिसे इसने मिंटॉक के साथ ही मिलकर डेवलप किया है। अच्छा, इसी तरह का एक और करंट अफेयर देख लेते हैं। ये है तो बैंक ऑफ बड़ौदा का, पर इसी तरह का है। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने नैनीताल बैंक लिमिटेड में जो इसके मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है उसके डाइवेस्टमेंट को अप्रूव कर दिया है। फिलहाल बैंक ऑफ बड़ौदा के जो नैनीताल बैंक लिमिटेड में जो इक्विटी शेयर हैं, ये 98.57% है। आपको पता है 1973 में बैंक ऑफ बड़ौदा ने टेक ओवर किया था नैनीताल बैंक को RBI के डायरेक्शंस पर। What is the consumer price index based retail inflation for November 2022 in India? भारत में नवंबर 2022 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रास्फीति क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है, 5.88%। तो जानिएगा, इंडिया की जो एनुअल रिटेल इन्फ्लेशन है, ये सेंट्रल बैंक की जो अपर टॉलरेंस लेवल है उससे नीचे आ गई है, और इस साल पहली बार ऐसा हुआ है कि ये जो RBI का जो टॉलरेंस लेवल है उससे नीचे आई है, और ये हुआ है नवंबर में। तो देखिए, जो एनुअल रिटेल इन्फ्लेशन है ये 5.88% रही नवंबर में, जबकि प्रीवियस मंथ में 6.77% रही थी। फूड प्राइस इन्फ्लेशन ये 4.67% रही नवंबर में, अक्टूबर में 7.01% थी। आपको जानना चाहिए, रिटेल इन्फ्लेशन ये जो RBI की जो इन्फ्लेशन का जो बैंड है 2% to 6% टॉलरेंस बैंड, इससे ऊपर ही रही है जनवरी से लेकर अब तक, और हाईएस्ट रही थी अप्रैल में 7.8%। तो पहली बार ये नीचे आई है 6% से नवंबर के महीने में, अब 5.88%। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अनवेल्ड जियोक्लीन अ वेस्ट मैनेजमेंट आर्म? निम्नलिखित में से किसने अपशिष्ट प्रबंधन शाखा जियोक्लीन का अनावरण किया? सही आंसर ऑप्शन ए है, अडानी सीमेंट। तो देखिए, अडानी सीमेंट इन्होंने जियोक्लीन जो कि एक वेस्ट मैनेजमेंट आर्म है, इसका अनावरण किया है, इसको अनवेल किया है, ताकि सर्कुलर इकोनॉमी और कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज इनको बढ़ावा दिया जा सके। इसको पहले जियो साइकिल बोलते थे और अब बोला जा रहा है जियो क्लीन। तो ये प्रोवाइड करेगा एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड पब्लिक म्यूनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस। इसी तरह का एक और करंट अफेयर देखेंगे, डालमिया सीमेंट लिमिटेड DCPL, ये जयप्रकाश एसोसिएट्स सीमेंट एसेट्स को एक्वायर करेगा 5,666 करोड़ रुपए में, जिसके सीमेंट एसेट्स हैं उनको। What was the theme for International Mountain Day celebration on December 11? 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस समारोह का विषय क्या रहा? सही आंसर ऑप्शन सी है, विमेन मूव माउंटेन्स। तो देखिए, इंटरनेशनल माउंटेन डे ये हर साल 11 दिसंबर को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने साल 2002 को UN इंटरनेशनल ईयर ऑफ माउंटेन्स घोषित किया था, और 11 दिसंबर 2003 से हम इंटरनेशनल माउंटेन डे ये 11 दिसंबर को मनाते आ रहे हैं। 2022 में इसका थीम है विमेन मूव माउंटेन्स। Who has been elected president of the Cardiological Society of India for the year 2023-24?
वर्ष 2023-24 के लिए कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया? सही आंसर ऑप्शन ए है पीसी पार्थ। तो देखिए सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं हैदराबाद से डॉक्टर पीसी पार्थ। तो इनको कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट नियुक्त किया है 2023-24 के लिए। आपको बता दें फिलहाल ये सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी है अपोलो हॉस्पिटल जुबली हिल्स में। Who has become only the third cricketer to score 10,000 runs and pick up 50 wickets in Test cricket? टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने और 50 विकेट लेने वाले केवल तीसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? सही आंसर ऑप्शन ए है जो रूट। तो देखिए फॉर्मर इंग्लैंड स्कीपर हैं जो रूट। ये अब तक के केवल तीसरे क्रिकेटर बन गए हैं क्रिकेट के इतिहास में जिन्होंने 10,000 रन भी बनाए हैं और 50 विकेट्स भी लिए हैं टेस्ट क्रिकेट में। तो पाकिस्तान के खिलाफ जो मुल्तान में टेस्ट हुआ उसके दौरान उन्होंने ये कीर्तिमान हासिल किया है। आपको बता दें इनसे पहले जो दो और पर्सन हैं जो क्रिकेटर रहे हैं ये रहे हैं साउथ अफ्रीका के जैक स्कैलिस और फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन स्कीपर स्टीव वो। तो इन दोनों के नाम भी ये कारनामा रहा कि टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन भी रहे और 50 विकेट भी इन्होंने क्लेम किए हुए हैं। In December, the Reserve Bank of India announced penalties on how many cooperative banks for contravention of various regulatory norms. दिसंबर में भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न नियामक मानदंडों के उल्लंघन के लिए कितने सहकारी बैंकों पर दंड की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन बी 13 है। तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 13 कोऑपरेटिव बैंक्स पर पेनल्टीज लगाई हैं फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ वेरियस रेगुलेटरी नॉर्म्स। तो 50,000 से 4 लाख रुपए तक के बीच के पेनल्टीज हैं। जैसे हम देखें मैक्सिमम पेनल्टी 4 लाख रुपए की लगाई है श्री कन्या नगरी सहकारी बैंक चंद्रपुर पर और 2.5 लाख का फाइन लगाया गया है वैद्यनाथ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बीड पर। इस तरह से 2 लाख की पेनल्टी लगाई गई है वाई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सतारा इंदौर प्रीमियर कोऑपरेटिव बैंक पर। और बाकी ये भी आप देख सकते हैं किन किन पर पेनल्टी लगाई गई है। हाउ मेनी जोनल कल्चरल सेंटर्स हैव बीन सेट अप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर? संस्कृति मंत्रालय द्वारा कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए गए? सही आंसर ऑप्शन बी है 7। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने 7 जोनल कल्चर सेंटर्स सेटअप किए हैं जिनका हेडक्वार्टर्स है पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर और तंजौर में। आपको बता दें इन सेंटर्स का एम है जो आर्ट है, कल्चर है, क्राफ्ट्स है हमारे देश में उसको कंजर्व करना, उसको डेवलप करना। और जो गवर्नमेंट है वो जो जोनल कल्चर सेंटर्स हैं इनको ग्रांट भी प्रोवाइड करा रही है इस तरह के जो एक्टिविटीज़ हैं उनको आयोजित करने के लिए। व्हाट इज़ इंडियाज रैंक इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स वैल्यूएबल फर्म्स अकॉर्डिंग टू हुरुन? हुरुन के अनुसार विश्व की मूल्यवान फर्मों की सूची में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान है 5th। सही आंसर ऑप्शन ए है। तो देखिए आपको जानना चाहिए यहाँ पर एक लिस्ट जारी की गई है वर्ल्ड की टॉप 500 फर्म्स की। इसको बोलते हैं 2022 हुरुन ग्लोबल 500 लिस्ट। तो इसमें भारत की 20 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज की अगर हम बात करें इसमें भारत की 20 कंपनीज हैं और भारत 5th पोजीशन पर है। आपको बता दें पिछले साल भारत 9th पोजीशन पर था और केवल 8 कंपनीज शामिल थी। तो देखिए वन ऑफ द 20 इंडियन कंपनीज फीचरिंग ऑन द लिस्ट दिस ईयर 11 मुंबई से हैं और 4 अहमदाबाद से हैं और नोएडा, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता से एक एक कंपनी है। आपको बता दें ये जो लिस्ट है ये हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा रिलीज़ की गई है। 500 मोस्ट वैल्यूएबल नॉन स्टेट कंट्रोल कंपनीज इसमें शामिल हैं। आपको बता दें इसमें जो कंट्रीज़ हैं जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं उनको मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से और जो नॉन लिस्टेड कंपनीज हैं उनको वैल्यूएशन के हिसाब से रैंक किया गया है। 202 बिलियन $2 की वैल्यूएशन के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने इस चार्ट को टॉप किया है अगर हम इंडियन कंपनीज की बात करें। हालांकि वर्ल्ड में इसकी रैंक 34th है लेकिन भारत में टॉप की कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज़। इसके बाद फिर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, TCS, फिर HDFC बैंक है। फाइनेंशियल सर्विसेज से संबंधित सबसे ज़्यादा कंपनीज इस लिस्ट में हैं। उसके बाद फिर सॉफ्टवेयर सर्विसेज एंड एनर्जी से संबंधित हैं। सिटी वाइज अगर हम बात करें तो न्यूयॉर्क सिटी टॉप पर है, यहाँ से सबसे ज़्यादा कंपनीज हैं। और मुंबई की बात करें 5th प्लेस पर पहुँच गया है। वहीं अहमदाबाद ये फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है वर्ल्ड में फॉर ग्लोबल 500 कंपनीज। ये महत्वपूर्ण है। ग्लोबली अगर हम बात करें अब तो एप्पल फर्स्ट पोजीशन पर है $2.4 ट्रिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ।
दूसरे नंबर पर माइक्रोसॉफ्ट है, तीसरे पर अल्फ़ाबेट है। तो पहले अमेजॉन हुआ करता था थर्ड प्लेस पर, अब अल्फ़ाबेट ने इसको रिप्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया है। अच्छा, अब बात करें अगर हम सबसे ज़्यादा किस देश की कंपनी है, तो यूएसए की हैं। यूएसए डोमिनेट कर रहा है इसमें, 260 कंपनीज हैं। दूसरे नंबर पर चाइना है 35 कंपनीज के साथ, उसके बाद फिर जापान है 28 कंपनीज के साथ, फिर यूनाइटेड किंगडम है 21 कंपनीज के साथ। इंडिया और कनाडा दोनों ही 5th प्लेस पर हैं, 20 कंपनीज ईच। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर हम देखने वाले हैं। आरईसी साइन एमओयू विद पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन फॉर फिजिकल ईयर 2022-23। 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल टू बी डेवलप्ड टिल 2025. DVW 187, DVW 222 are the heat resistant varieties of which crop? Wheat. How many airports covered under Kisi Udan Scheme 2.0? It was announced on 27th October 2021. Answer is 58. The President of India, Srimati Draupadi Murmu, creates the third convocation of which university on December 9, 2022? Answer is Doon University, Dehradun. The opening ceremony of the International Year of Millets 2023 held at the headquarters of the Food and Agriculture Organization in Rome, Italy. FDI inflows in India stood at 45.15 billion US dollar in 2014-2015 and have registered its highest ever annual FDI inflow of USD 84.84 billion in the financial year 2021-22. तो आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिएगा। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। When is the UNICEF Day celebrated every year? ONGC has been categorized as which type of PSU? ONGC किस तरह की PSU है? महारत्न है, नवरत्न है, मिनी रत्न है, किस तरह की है? National Energy Conservation Day is celebrated on which day? In which year India's national automobile scrappage policy was launched? Clifford F. Hongbo is the Director General of which international organization? Which country's Eden Hazard has announced his retirement from international football? The Aam Aadmi Party recorded its maiden victory in the Municipal Corporation of Delhi election on December 7. How many seats did the party secure? अंतिम क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट वॉज कन्फर्ड द राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022? तो इन 8 क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।